हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो भैया मेरा आप सबसे गुजारिश है कि कृपया आप सभी सुरक्षित रहें और जितने भी सावधानियां हैं वो सावधानियां बरतें। चलिए अब हम बात करते हैं मुद्दे की। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है या फिर किसी सोर्स आप सबको पता चल ही गया होगा कि किसी सोर्स ने बताया है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर के जो अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल है उन चैनल पे वो बता भी रहे हैं कि एयरफोर्स का जो रिटर्न एग्ज़ाम का डेट है वो बता रहे हैं वो कि 15 से 20 जुलाई के बीच आना है। कब से कब तक? 15 से 20 जुलाई के बीच एग्ज़ाम होना है। तो भाई देखो, 15 से 20 जुलाई के बीच अगर एग्ज़ाम होता है, अगर इसको हम मान लेते हैं, ये अभी एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे इससे अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसी को हम एक डेट मान के चलते हैं अगर हम, तो हमें ये लगता है कि अपने पास ना ये भी डेट अगर होता है तो 70 डेज मिलते हैं, मतलब जो कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 70 डेज मिलते हैं, मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। देखिए, ये टाइम बहुत ही आपका जो 70 डेज का जो टाइम जो आपका आ रहा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको, ये खासकर उन बच्चों का जिन्होंने किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाया था। तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आप तैयारी कर लो अच्छे से, डेडिकेट होकर, और एक आप सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करो। आपको मतलब ये डिसाइड ही कर ही लेना है कि नहीं, हमें इस बार तो बेलगांव पहुंचना ही पहुंचना है। देखिए भाई, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ डिटरमाइन ना करोगे ना, आपसे तैयारी नहीं होगा। और डिटरमाइन कीजिए, क्योंकि ना एक जिद होनी चाहिए आपकी कि अगर जिद हो, और जिद भी क्या, एक सही तरीके में जिद होनी चाहिए। तो आप ये जिद ठान लो कि हमें अब की बार बेलगांव पहुंचना ही पहुंचना है। तो भाई बेलगांव पहुंचने के लिए ना आपको मेहनत करना होगा, ऐसे कहने से आप बेलगांव नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं बताता हूँ कि ये 70 डेज़ का टाइम है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के बीच मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, और हमारे एक साथी हैं सजाब सर, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। हम दोनों मिलकर अभी एक यूट्यूब चैनल पे आपको जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के और फिजिक्स के, हम सारे टॉपिक को इन 70 डेज के अंदर कवर करेंगे। कैसे पढ़ाएंगे हम? तो हम आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कराएंगे, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हुए आपकी जो भी एग्जाम का लेवल है वहाँ तक हम चलेंगे। आपको पढ़ाएंगे, साथ साथ जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, क्या है टेलीग्राम चैनल, अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे मिल जाएंगे। अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे आपको इसके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ बनकर हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का हमने क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ बना के डाल दूंगा। अगर आपको उसमें भी दिक्कत होगा ना, और अगर आपको ऑन डिमांड होगा कि सर हमसे क्वेश्चन ना बना, अगर एक दो क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर सर पूरी क्वेश्चन का सोल्यूशन दो विद ट्रिक के साथ, विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा मैथ्स का, और अपने सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको फिजिक्स का भी ऐसे कॉन्सेप्ट डाल क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर इसी चैनल पे आपको दे देंगे, और आपको उसकी सॉल्यूशन के भी अपलोड कर देंगे वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आप सबको पता ही होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये सबको पता है, कोई नया चीज़ हम बताने नहीं जा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर पिछले कटअप को देख चलते हैं, तो पिछले साल का जो कटअप था वो हमारा 43.75 मार्क्स था। पिछले साल का कटअप था 43.75 मार्क्स, मतलब कि जिन बच्चों का नंबर 45 प्लस है वो तो सिक्योर जोन में है कि उनका पीएसएल आ जाएगा। देखिए, कुछ बच्चों को मेरे पास कॉल आता है कि सर मेरे 44 मार्क्स हैं, 44.25 मार्क्स हैं, क्या मेरा पीएसएल आ जाएगा? तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप अभी, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो डिपेंड करता है एयरफोर्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। तो भाई चलिए देखिए कि सबसे पहले हमारा स्ट्रेटेजी होना क्या चाहिए। भाई अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हमें कम से कम डेली 8 आवर्स की तो स्टडी करनी है, कम से कम डेली 8 आवर की स्टडी करनी है, जिसमें से आप 1 घंटे पढ़िए और 2 घंटे जितने हो सकते हैं 1 से 1.5 घंटे पढ़िए आप, और बाकी का जो आपका 1 से टाइम बचता है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए आप। तो 8 घंटे में आप क्या कीजिए कि 3 घंटे मैथ्स को दीजिए, 3 घंटे फिजिक्स को दीजिए, और 2 घंटे इंग्लिश को दीजिए, आपका सफिशिएंट है हमारा।
देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन बच्चों का तैयारी कुछ कारणवश अधूरा रह गया है उनके लिए सफिशिएंट टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जिन बच्चों का तैयारी बहुत अच्छा था वो आप उसे परफेक्ट ना माने तब तक कि आप 2 महीने 2.5 महीने, जो 2-2.5 महीने हैं, ये 2-2.5 महीने में कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। इससे क्या होगा कि आप और परफेक्ट बन जाएंगे। आप में अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि नहीं मेरे से अब एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि हम आपसे कैसे पढ़ाएंगे, क्या कराएंगे। तो भैया जैसे आप सबको पता है कि मैथ्स में अभी आपका जो हमारा है कि 25 मार्क्स का मैथ्स का आपका सिलेबस है। आपका मैथ्स का सिलेबस है वो 25 मार्क्स का है। इसमें जो इसका वेटेज है तो मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज बताता हूँ कि अपने को जनरली जो 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो है अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चौथा हमारा है इसी में मैं 2D 3D और वेक्टर को इंक्लूड कर दिया हूँ। और जो अगला हमारा है वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 टॉपिक हमारे हैं भाई। अगर इन 4 टॉपिक की अगर वेटेज की बात करें हम तो अलजेब्रा से जनरली 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलस से भी सेम 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, 2D 3D वेक्टर मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए भैया आप मेरा तो सलाह है कि आप हर एक टॉपिक को पढ़िए और हर एक टॉपिक को अच्छे से बारीकी से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि ताकि आप एक सिक्योर जॉब में पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो कहते हैं सर मैं पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या पढ़ूँ, फिर मुझे कोई ऐसा कोई 2 टॉपिक बताइए जिससे मैं कमांड करूँ। तो देखो अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो क्रैक करने के लिए क्यों पढ़ना। मेरे ख्याल से अगर पढ़ना है तो आप ऐसा पढ़ो कि हम मेरिट में आए। तो मेरिट में आने के लिए ना आपको सीधा कुछ नहीं, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो इजी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से वही क्वेश्चन आएगा जो आपने 10th में पढ़ा था या 11th में पढ़ा था या 12th में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री से आपको इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बुक में देखता हूँ, सैम्पल पेपर देखता हूँ, उसमें ना बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन लिखते हैं। भैया ऐसा कोई भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या आते हैं, हम दिमाग लगाते हैं जो जिसका ज़्यादा वेटेज है। ज़्यादा वेटेज क्या है, अलजेब्रा का है, कैलकुलस का है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D 3D और वेक्टर में तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए अलजेब्रा में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको 7 नंबर अलजेब्रा में श्योर दिलवा दूंगा। 7 मार्क्स। अगर आप ऐसे कैलकुलस में फॉलो करते रहें तो 7 मार्क्स में ये कंफर्म कर रहा हूँ कि कैलकुलस में मिलेगा। और 5 नंबर तो मैं आपको श्योर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिलाई दूंगा, 5 से 6 नंबर, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको 20 नंबर की वादा करता हूँ भाई। 20 नंबर तो अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको 20 नंबर तो श्योर है, 100%। आप लिख लो कहीं कि 20 मार्क्स आप पाएंगे जितना। लेकिन इसके लिए कि मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप हिचकिचाए मत। आप जो भी क्वेश्चन है जहाँ सॉल्व नहीं होता है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आप डालिए या फिर आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो सॉल्यूशन की कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। तो देखिए मैं आपको एक डेमो के लिए बताता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, क्लास कैसे दूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं टॉपिक वाइज पे। मैं एक तो क्वेश्चन लूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन लूंगा नहीं, फिर मैं शुरुआत से करूंगा आपके क्वेश्चन वाइज पे। जैसे मानते हैं कभी क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन में ले चलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्वेश्चन ये हमारा कि इफ z + z इनवर्स इक्वल टू 1, if z + z inverse equal to 1 then find the value of z की पावर 99 प्लस z की पावर -99 की वैल्यू क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन है ना मैक्सिमम 2-3 बार एनडीएम पूछ चुका है, नेवी पूछ चुका है और एयरफोर्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने में क्या करना है आपको, आप सबको पता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि z + z इनवर्स इक्वल टू 1। अब इसको क्या लिखोगे कि z + 1/z इक्वल टू 1। मैं इसको वैसे लिखते हैं कि z² + 1 = z, कि z² - z + 1 = 0।
जीरो। चलिए, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म का होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, या फिर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, और अगर वहां a बराबर b बराबर c इक्वल टू 1 है, तो उस केस में इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। हमने ये चीज क्यूब रूट यूनिटी में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो नोट कर लेना एक बार। तो हमने क्या देखा अभी कि अभी, और अगर ऐसा होगा कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, और यहाँ a बराबर c 1 है और b का वैल्यू -1 है, तो उस केस a बराबर c बराबर 1 है, और यहाँ क्या हमारा, अब b का वैल्यू भी क्या हमारा 1 है, तो उस केस में वैल्यू क्या होगा भैया, हमारा x की वैल्यू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो चलिए हम बात अब करते हैं अगर हम कि सर इस क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा, आपने बताया नहीं। तो भाई अभी यहाँ से क्या होगा कि जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिए तो ए एक्स स्क्वायर, अभी क्या यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बीच में नेगेटिव है, तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अब हमें पूछा क्या है कि z की पावर 99 प्लस z की पावर माइनस 99 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने भी z निकाला क्या है, माइनस ओमेगा की पावर 90 लिख देते हैं, और यहाँ भी माइनस 1 बाय माइनस ओमेगा पावर 99 लिखते हैं। अब जब इसको हम लिखेंगे भाई तो अभी क्या होगा कि माइनस की पावर ऑड नंबर, ये माइनस आएगा, ओमेगा पावर 99, इसको भी लिखेंगे माइनस ही 1 बाय ओमेगा पावर 99। अब देखिए ओमेगा पावर 99 3 का फैक्टर हमारा है, तो हम जानते हैं कि अगर ओमेगा की पावर 3 का फैक्टर होगा तो वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यहाँ होगा -1, ये भी -1, क्या हो गया हमारा, माइनस का 2 हो गया, आंसर माइनस का 2 हो गया। बस आपको दिमाग लगाना है। अगर देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपका ट्रिक भी समझ में आएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भाई तो ट्रिक भी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन हम बात करेंगे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मान लें कभी कुछ नहीं होता है कि आइटा स्क्वायर, आइटा पावर 4, आइटा पावर 6 अप टू आइटा की पावर 100। इससे 3 क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन कहेगा आइटा स्क्वायर, आइटा पावर 4, आइटा पावर 6 से आइटा पावर 100 तक, इसका आंसर क्या होगा। देख कभी कभी ना ये आंसर आता है, एनडीए में पूछा गया था क्वेश्चन था आपका। तो देखिए भाई आपको क्या करना, लास्ट देखो सारे आइटा की पावर क्या हमारा इवन नंबर, क्या है आइटा की पावर इवन नंबर है, तो आपको क्या करना है, लास्ट की जो लास्ट की पावर उसको देखो क्या है 100 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या करो 2 से डिवाइड करो, क्या आया 50 आया। अगर 2 से डिवाइड करेंगे और कोसेंट अगर इवन नंबर में आएगा, कोसेंट क्या आएगा, इवन नंबर में आएगा, तो आंसर 0 होगा। और अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता है आइटा स्क्वायर, आइटा पावर 4, आइटा पावर 6 अप टू ऐसे लिखते हैं आइटा पावर 102 तक, तो क्या करना है, लास्ट वाला जो पावर उसको डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है 2 से 51, कोसेंट क्या रहा है ऑड नंबर, तो उस केस में इसका आंसर क्या होगा -1। मतलब लास्ट लगातार आइटा के पावर दिया रहेगा n तक, और n में हमें लास्ट की पावर देखनी है कि कोई नंबर है या नहीं है। अगर लास्ट की नंबर दिया हुआ है हमें तो लास्ट के नंबर को 2 से डिवाइड करनी है। अगर कोसेंट इवन नंबर आएगा तो वैल्यू क्या होगा भैया, हमें 0 होगा। अगर कोसेंट ऑड नंबर आएगा वैल्यू क्या होगा, हमारा -1 आएगा। चलिए एक बात हम करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ना हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आर्गूमेंट पे आता है। क्या आता है, क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आइटा बाय 1 माइनस √3 आइटा का आर्गूमेंट क्या होगा। भैया आपको ये बताया गया होगा ना, बहुत सारे जगह ये बताया गया हो भाई देखो कि आप उसको पहले रेशनलाइज करो, जी नहीं करना है, मैं कहता हूँ नहीं करना है। अगर आपको u/v के फॉर्म में दिया रहेगा, आर्गूमेंट निकालना रहेगा, 2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको सबसे पहले अगर 2 है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा कि आर्गूमेंट ऑफ z1 बाय z2 क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। लेकिन अगर ये कहेगा कि आर्गूमेंट ऑफ z बाय z कंजुगेट का आर्गूमेंट क्या होगा, तो सीधा होता है 2 टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ z। आपको याद रखना है। तो देखिए हम बात करते हैं इसकी। अभी अगर इसको हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो पहले अभी देखिए ऊपर वाला जो नंबर है नीचे क्या उसी का
कंजुगेट है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का आर्गुमेंट निकालते हैं। हमने क्या लिखा, अभी ये देख लीजिए लिखा हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बाय जेड का कंजुगेट 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो 1 + √3 आइटा बाय 1 - √3 आइटा, ये इसका यहाँ कंजुगेट है। तो सबसे पहले क्या ऊपर का आर्गुमेंट निकालते हैं। आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं, tan इनवर्स y/x करके। अभी y क्या है, √3/1, क्या हो गया हमारा √3, कहाँ पे होता है, π/3 पे। अब π/3 पे होता है। अब ये देखिए तो किस क्वाड्रेंट में, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका भी आर्गुमेंट क्या होगा, π/3 होगा। तो इस बेसिस पे अब इस पूरे का आर्गुमेंट क्या होगा, तो इसका आर्गुमेंट होगा 2 टाइम्स π/3। क्या होगा भाई अपने को, 2π/3। ये क्वेश्चन हो गया भाई, को आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं हम, अगर हम लेके चलते हैं कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे। देखिए अगर देखिए आपको ना क्वेश्चन ट्रिक भी तभी समझ में आएगा ना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द, देखिए अभी क्वेश्चन लिखा हुआ आपको कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + b = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या किसका पूछा हमें कि √α/β + √β/α + √b/√a। देखिए आपको हर एक बुक में क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, देखिए अभी सबसे पहले जब भी क्वेश्चन कहेगा ना इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जब ये बात करेगा आपको, तो अभी सबसे पहले हम जानते हैं क्या लिखिए कि सम ऑफ द रूट निकालिए। क्या होगा यहाँ से -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा हमारा c/a होगा। अब देखिए सॉरी यहाँ से अभी b/a ही होगा। अब यहाँ से क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट b/e होगा। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको भी ऐसे लिखें, तोड़ देते हैं कि √α/√β प्लस √β/√α प्लस √b/√e, अब ऐसे लिख सकते हैं। भाई हम अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी इसको क्या लिखोगे, हमने एलसीएम लिया, √α और बीटा आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ अल्फा आएगा और यहाँ बीटा आएगा, और यहाँ क्या बचा हमारा √b/√a। अभी यहाँ से अल्फा बीटा आपने क्या निकाला है, तो यहाँ हमने निकाला है -b/a, और यहाँ क्या हमारा प्रोडक्ट क्या √b/a, और प्लस यहाँ से क्या आ गया √b/, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी काटते हैं अगर हम, तो ये कटेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अभी ये क्या होगा हमारा -a आ गया हमारा। अब इसको भी क्या लिखें भाई, अपने पास भी क्या आएगा कि -√b/a और प्लस √b/a, कट के क्या आ गया अपने को 0 आ गया। ईजी था हमारा भाई, लेकिन आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे देखिए क्वेश्चन कहेगा कि द क्वेश्चन का भी कहता है ये कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। देखिए अभी क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे कि क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ भी है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन 12x² + mx + 5 = 0 आर इन 3:2 इज, कौन सा ऑप्शन होगा, m के किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक का रूट जो होगा 3:2 में होगा। तो भाई हम जब बात करते हैं ना, तो इसके लिए ना मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या ट्रिक हमारा है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स का रेशियो, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स का रेशियो p/q में दिया है, अगर लिखना लिख लीजिए कि इफ द रूट्स ऑफ रेशियो ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 b p/q, देन उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको होगा p/q² = p + q का होल स्क्वायर इंटू AC। तो अभी यहाँ देखिए अभी क्या करें अपने को कि रूट्स रेशियो क्या दिया हमारा 3:2 दिया हुआ, हमारा रेशियो क्या हमारा रूट्स का 3 और 2 के रेशियो में दिया हुआ है। कह रहा किसके लिए सही होगा। चलिए हम इसी को, ये हमारा ट्रिक लिख लीजिए, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। क्या आपका सही से कि p/q² = अगर रूट्स का रेशियो p/q है तो क्या होता है भैया अपने को p/q, अगर रूट्स का रेशियो p/q है तो क्या होता है p/q² = p + q का होल स्क्वायर इंटू AC। ये आपका एक ट्रिक है। कब, जब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स का रेशियो दिया हुआ है। चलिए अभी हमें क्या करा क्वेश्चन में, इसमें रूट्स का रेशियो हमें दिया हुआ है, करेक्ट m का वैल्यू क्या होगा। तो भाई यहाँ भी p कितना है 3 और q कितना है 2 है।
अभी ए कितना 12 है और सी कितना हमारा 5 है। चलिए बात करते हैं हम, तो क्या होगा, और बी कितना हमारा m है, तो क्या 3 इंटू 2 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्या है हमारा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया भैया हमारा ए सी 12 गुना 5, तो 3 दूनी 6 एम स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 12 इंटू 5, क्या हो गया 6 दूनी 12 आ गया। अभी क्या होगा एम स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 250, एम का वैल्यू भाई क्या होगा रे, एम का वैल्यू प्लस माइनस 5√10, पूछा पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव क्या होगा एम इक्वल टू 5√10 होगा। अगर हम इसी तरह किसी दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दूसरे टॉपिक क्वेश्चन में बात करते हैं, चलिए अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे अभी, देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जीपी की, एपीजीपी बात करते हैं क्वेश्चन पे हम, तो क्या करा मैं, देखिए अगर हम एक एपीजीपी के क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से बताएंगे हम। देखिए इसके क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसका ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। क्वेश्चन ये हमारा कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 एपीज आर इन 3n+8, क्या किस रेशियो में है, इसका रेशियो हमारा है 3n+8 रेशियो 7n+15, ये क्या दिया सम का रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है उसके 12 टर्म का रेशियो पूछा हुआ है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि यार किसी भी एपी के एन टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है और टर्म्स का रेशियो अगर पूछेगा तो आपको जो भी गिवन रेशियो है उसमें n के जगह 2n-1 सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है सम का पूछेगा तो आपको n के जगह n+1/2 सब्स्टिट्यूट करना है, और थर्ड अगर कि टर्म्स का दिया हुआ है और टर्म्स का ही पूछेगा तो n के जगह जो भी है वो n ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि क्या किस इस एपी 2 एपी दिया हुआ रेशियो क्या 3n+8/7+15, क्या इसके बाद ये सम का रेशियो दिया है, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नहीं कर रहा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द 12 टर्म का रेशियो क्या होगा। तो अभी क्या करना है n के जगह सम का दिया हुआ है टर्म्स का पूछेगा तो क्या करना है n के जगह 2n-1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं अभी n क्या हमारा 12, मतलब हमें अभी रेशियो में क्या होगा 12 दूना 24 में 1 23 पुट करना है, कितना पुट करना है 23, तो क्या लिखा है 3 इंटू 23+8/7 इंटू 23+15 कितना हो गया 77 इधर कितना हो गया देखिए इधर कितना हो गया, इधर 77 हो गया, इधर क्या हो गया 23 हो गया आपका 161 और 15 176, अभी कितना हो गया भैया आपका ये हो गया 161 और 15 176 हो गया, ये कितना हो गया 77 हो गया, कट जाएगा 11 7 77 और 16 गुना 11 क्या हो गया 7:16। एक दूसरा क्वेश्चन चलते हैं अगर हम कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ये कहेगा 0.423 इसका वैल्यू क्या होगा, बार दिया रहेगा तो कहेगा इसका वैल्यू p/q फॉर्म में क्या होगा। तो भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कोई भी, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको तो करना क्या है, देखिए भाई जब भी कहेगा 0 ये इसको कहते हैं हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं कि जब भी कोई एक नंबर बार बार रिपीट होगा और पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई ये क्वेश्चन ना आपको क्लास 10th में पढ़ना है, किसमें रेशनल नंबर में, और 11th में पढ़ते हैं इसको जीपी में पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर आर सवाल की बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपके आर शर्मा की बुक में है। देखिए हम इसको कहते हैं इसका आंसर क्या होगा। जब भी भाई क्वेश्चन इस टाइप का 0.432 और 23 के ऊपर बार है तो आपको करना क्या है कि सबसे पूरा नंबर लिखिए, डेसिमल के बाद जो भी नंबर पूरा लिख दीजिए, जिस पे बार नहीं है वो नंबर को घटा दीजिए। घटा दिया, क्या लिखा हमने कि कंप्लीट नंबर लिखिए, जिस पे बार नहीं वो घटा दीजिए, डिवाइड बाय जितने नंबर पे बार है उतने बार 9 लिखिए और जितने पे बार नहीं उतने बार 0 लिखिए। तो अब इसका आंसर क्या होगा 419/990। कोई दूसरा क्वेश्चन लिख चलते हैं। अब मान लिया बार सिर्फ 3 पे होता, 2 पे नहीं होता, तो अभी क्या लिखेंगे भाई इसको लिए, इसके लिखेंगे 523 - 3 बाय, अब क्या होगा एक नंबर पे बार भी 1 पे है, 2 पे बार नहीं है तो 2 बार 0, क्या होगा
23 में 3 520/990 आंसर आ गया। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, सब लास्ट में कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर लें। चलिए, आपको मैं ऐसे ही आपको वीडियो बना के देते रहूँगा डेली। तब तक के लिए जय हिंद, और आप कंटिन्यूटी बना के लगे रहें।